हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? सो चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने शुरू किया है बेटा। उसके क्लास 1 क्लास 2 हम कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 3। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल, अर्बन और कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए बेटा। तो आज का टॉपिक रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है। बेरोजगारी जो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा है, उसके क्या रीजंस हैं? हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स हम करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हैं दोस्तों, उसको कैसे हम कॉजेज जो देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कि इस वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो शुरू करते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन से। ओके, तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे पास टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या पॉइंट है? क्या इसका अनएम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन है? इस पॉइंट का ध्यान से सुनना। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो बेटा, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? तो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस कि आपके कंट्री की क्वांटिटेटिव ग्रोथ, एक तरह से हम बोलते हैं जीडीपी जो है वो कितना ग्रो कर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यही होती है, आपकी नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, सब इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, ये आपको समझना है। देखो, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी? देखो बेटा, जब भी आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए कौन चाहिए? आप बोलते हो सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। लेबर इज वर्कर। अब प्रोडक्शन बहुत धीरे होगा, प्रोडक्शन तेजी से नहीं हो रहा। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो टारगेट सेट करते हैं ना, उससे बहुत कम रेट पे हम पहुंच पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। हमारा जो एक्चुअल रेट होता है ना, वो टारगेट से बहुत पीछे होता है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत स्लो बढ़ रही है। अब जिस कंट्री में स्लो प्रोडक्शन होगा, धीरे प्रोडक्शन होगा, रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होगा, वह एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, क्रॉनिक इन नेचर रहेगी, हमेशा रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो क्या बोलता है पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाई बिलो द रेट ऑफ टारगेटेड रेट इन द प्रीवियस डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है? हमारी इकोनॉमी के अंदर 1951 में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गई थी। पहला 5 ईयर प्लान बन गया था, 5-5 साल के प्लान बनते थे और ऑब्जेक्टिव रखा जाता था। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जीडीपी ग्रो करेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव रखे जाते थे। और ऑब्जेक्टिव तक कितना हम पहुंचते थे, वो यहाँ बताया गया है कि हम बहुत पीछे होते थे ऑब्जेक्टिव। तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो था, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो कम जनरेट हो पाती। जितना हम सोचते थे क्रिएट करेंगे, उतना क्रिएट नहीं कर पाते थे। ग्रोथ रेट बहुत स्लो था, तो ग्रोथ रेट स्लो होने की वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बनी रही और आज तक है। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ऐसी स्टेज है जहां हम बात करते हैं कि बर्थ रेट बहुत हाई होता है और डेथ रेट कम होता है। जिस कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, वो इकोनॉमी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज पे है बेटा। हमारी कंट्री में क्या है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आते हैं आफ्टर चाइना पॉपुलेशन के। अब सोचो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी कम अपॉर्चुनिटीज बचेंगी। ये सुनो, आपके कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, उससे ज्यादा आपके कंट्री में लेबर फोर्स क्रिएट हो जाती है। मैं बोलता हूं, एक साल में गवर्नमेंट ने 1 लाख वैकेंसी क्रिएट की पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उस एरिया में 1.5 लाख तो लोग बढ़ गए जो जॉब मांगते हैं। तो कंट्री में पॉपुलेशन का रेट अगर ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगी? जितनी भी क्रिएट कर दे कम पड़ेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन का रेट बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू रेट ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ has been another cause of increasing unemployment. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing labor force. लेबर फोर्स बढ़ती जा रही है, सबको नौकरियां चाहिए, लेकिन नौकरियां है नहीं। अगर लोग कम होते, सबको जॉब मिल जाती।
पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होना बहुत सारी प्रॉब्लम का रीजन बन जाता है, और पॉपुलेशन बढ़ना खुद ही एक प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ा रीजन है इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास आता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। देखो बेटा, इंडिया में हम बोलते हैं हर बार कि 70% एरिया लगभग रूरल है, और वहां प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फैमिलीज होती हैं गांव के अंदर, वो सारी फैमिली एग्रीकल्चर लैंड पे फार्मिंग करने लग जाती है। जरूरत 5 की हो तब भी 10 लोग लग जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हुए हैं वो डिसगाइजडली अनएम्प्लॉयड, और एग्रीकल्चर सीजनल इन नेचर होता है, वहां सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर जो हमारा है ना, अंडर डेवलप्ड है, इस वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और सीजनल। मेरी बात समझना, heavy pressure of population on land and primitive methods of agriculture operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment in the country। लोगों के बहुत ज्यादा होने की वजह एग्रीकल्चर पे बर्डन हो गई है, और उस बर्डन की वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जरूरत 10 की या 20 लोग काम करते हैं, काम तो करना है, अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए काम करना शुरू, बट प्रोडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्रीकल्चर डेवलप करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना है, मैकेनाइजेशन यूज करना है, मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, आउटपुट ताकि बढ़े, और जो लोग खाली बैठे हुए हैं उनको कहीं और काम ढूंढना, अदर अलाइड एक्टिविटीज में काम ढूंढना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल दो गांव के अंदर, विलेज कोटेज इंडस्ट्रीज खोल दो गांव के अंदर, जो खाली बैठे हैं वो काम कर ले। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में। चौथा रीजन हम पढ़ रहे हैं बेटा, कॉजेस की अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है। चौथा कारण है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। सर इसका मतलब क्या है, मेरी बात ढंग से सुनना, डीप में जाके पढ़ना इस पॉइंट को। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, इंडिया में ना जो एजुकेशन सिस्टम है, हम ये नहीं बोल रहे टीचर गलत पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन टीचर पढ़ाता क्या है, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां मैं आपको भी क्या दे रहा हूं, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, हम कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सभी में आप मान के चलो आजकल सिर्फ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ, अब पॉलिसी चेंज होनी है, बट अब तक क्या था, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, नो प्रैक्टिकल नॉलेज, नो वोकेशनलाइजेशन कोर्स। कोई वोकेशनल कोर्सेज नहीं कराए जाते। वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या है, कि ऐसे कोर्सेज जो आगे जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट में काम आएंगे, उन कोर्सेज की वजह से आपको नौकरी मिल सकती है। आईटीआई में देखा आपने लोग क्या करते हैं, उसके अलावा आपने देखा कि आर्ट सीख लो, या कोई कंप्यूटर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर्सेज सीख लो, कोई लैंग्वेज सीख लो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहां से आप कुछ अर्न कर सकते हो, प्रैक्टिकल कुछ कोर्स कर सकते हो। तो वोकेशनलाइजेशन हर स्कूल में होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ। तो डिफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे जोर दिया जा रहा है, नो वोकेशनलाइजेशन। ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बताई हुई है, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मतलब एजुकेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी लोग खाली डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएट हो गए, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। क्यों, तो प्रैक्टिकल करना नहीं आता, ठीक है। तो प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स as it fails to make any provision for imparting technical and vocational knowledge। मेरी बात समझ रहे हो? As a result, educated people भी unemployed रह जाते हैं। तो ये चीज हमें करेक्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम सुना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का खुलना। 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई अच्छे से। लेकिन अभी भी हम बोलते हैं कि एडिक्वेट नंबर में इंडस्ट्रीज नहीं खुल पाती। क्यों नहीं खुल पाती, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इंडस्ट्रीज नहीं खुल पाती। इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी। इंडस्ट्रीज खुलती भी हैं तो अर्बन में खुलती है, जहां लोग ज्यादा है वहां खुलनी चाहिए, गांव में खुलनी चाहिए। फिर वहां बात ही आती है कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं, हम नहीं खोल पाते, तो दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो इंडस्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा खुलना जॉब देगा, पर कम से कम खुलना जॉब नहीं देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगी। तो कह रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पहली लाइन ही ये देखो, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी
इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन इट्स मोमेंटम, जितना पहुंचना चाहिए, जिस पीक पे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती, एंड कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। समझ में आ गई बात आपको? उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मेरी बात समझना, इंडिपेंडेंस तक की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, तो हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अलग है, विलेज कोटेज इंडस्ट्री भी इस तरह की होती है जहां मैनुअल वर्क होता है, स्पिनिंग, डाइंग, ब्लीचिंग, वीविंग, ये सब काम होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर ना लेबर का यूज ज्यादा होता है। और कोटेज और विलेज इंडस्ट्री नाम से ही है कि वो गांव के अंदर छोटे टाउन्स में खुलती है, कहीं भी खुल जाती है, कैपिटल बहुत कम लगती है, लेबर का यूज ज्यादा होता है और इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। और जैसे जैसे कंट्री के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती चली गई, वैसे वैसे स्मॉल कोटेज इंडस्ट्रीज खत्म होती चली, क्योंकि वहां पे हैंडीक्राफ्ट वाला सामान बन रहा है, कोई पसंद नहीं, वो लोग मशीन में प्रोडक्ट पसंद करते, तो उनका नंबर कम होता चला गया। हम ये चाह रहे हैं कि स्मॉल और कोटेज विलेज इंडस्ट्रीज को खोलो, उनका नंबर कम मत करो, क्योंकि गांव के अंदर तो इंडस्ट्रीज ही नहीं है, और ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कहीं भी खुल जाती है। कैपिटल नहीं चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होना जरूरी नहीं है, कहीं पर भी खुल जाए। लार्ज स्केल की तरह नहीं है कि जहां रिसोर्स होंगे वहीं खुलेंगे, वरना कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। कोटेज विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं भी खुल जाएंगी, लोकेशनली फ्लेक्सिबल होती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहिए। हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि ये नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ये होती तो अनएम्प्लॉयमेंट ना होती। A number of traditional village and cottage industries have declined over the years, कम हो चुकी हैं क्योंकि लार्ज स्केल आ चुकी हैं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल चुका है, लोग मशीनरी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों। समझ में आ गया आपको? उसके बाद एक पॉइंट और है, सेवेंथ पॉइंट क्या है? फॉल्टी प्लानिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग, कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर एरिया में, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं कुछ, या फिर कोई बोलते हैं कॉमर्स से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी लोग कोर्सेज कर रहे हैं बच्चे एनरोल्ड है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त, जब वो इंजीनियरिंग करके बाहर आएंगे तो उनके लिए नौकरियां हों, है ना? ये होता है प्लानिंग, पर ऐसा है नहीं, फॉल्टी प्लानिंग है, तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं लोग। दूसरी चीज बताता हूं आपको एक और, कि इंडिया में क्या है कि हमारी कंट्री में लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो हमें टेक्नोलॉजी यूज कौन सी करनी चाहिए? जहां लेबर का यूज ज्यादा हो, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हम जोर किस पे दे रहे हैं? टेक्नोलॉजी, 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 कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यार हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, आप ये हाँ ठीक है, मॉडर्नाइज होना चाहिए, टाइम के साथ साथ डेवलप होना चाहिए। यार ये भी तो देखो आपकी कंट्री में लोग कितने ज्यादा हैं, आप मशीन यूज करोगे, लेबर कहां जाएगी? तो आपके कंट्री को सूट क्या करता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक सूट करती है, वो आप यूज करो दोस्तों। तो क्या लिखा है यहाँ पे? द प्लान्स कुड नॉट स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू अर्बन। आपने क्या देखा कि गांव के लोग शहर में आ जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि गांव के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है। द प्लान्स वर अनएबल टू एनकरेज यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब तक हम जबरदस्ती जोर नहीं दे पाए कि LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, जहां लेबर का यूज ज्यादा हो। हम क्या करते हैं कि मशीन का यूज ज्यादा करते हैं, तो ये करना चाहिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी शुरू करने चाहिए जहां पे लोगों को जॉब मिल जाए। यार आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, रोड बनाते हो, या कोई ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी? ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखो, डेवलपमेंट भी हो जाएगी, लोगों को जॉब भी मिलती रहेगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण ये सारे हैं। पर आपसे पूछते हैं ना, व्हाट आर द मेन 2 रीजंस? सबसे बड़े रीजन क्या अनएम्प्लॉयमेंट के? सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना, दूसरा पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना, ये ध्यान रखना, इसको भूलना मत बेटा। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम सजेशन दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कंट्री में होना चाहिए, वो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व।
तो सबसे पहला सॉल्यूशन है बेटा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फर्क क्या है दोनों में? देखो, हमने जब कॉजेस पढ़े थे तो पहला रीजन पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस बहुत स्लो होता है, तो उसको तेजी से करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेबर की डिमांड होगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाओ तो सिंपल पॉइंट है, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलो, चाहे कॉटेज खोलो, चाहे लार्ज स्केल खोलो, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा लेबर की डिमांड होगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। समझ में आया? अब है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बेटा प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब? एक बात बताता हूं आपको, एक लेबर है जो स्किल्ड है, दूसरी लेबर है जो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। समझते हो स्किल्ड और अनस्किल्ड? जो लेबर स्किल्ड है उसको बहुत अच्छे से काम करना आता है, स्पेशलाइज है वो वेस्टेज नहीं करती रॉ मटेरियल्स की। वो जब प्रोडक्शन करती है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती, वो ज्यादा सामान बनाती है कम समय में, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करके देती है, उसे बोलेंगे प्रोडक्टिव लेबर। जो दूसरी लेबर है कंपैरेटिवली वो कम प्रोडक्शन कर पाती है, कॉस्ट ज्यादा लाती है, वेस्टेज ज्यादा करती है, काम करना अच्छे से नहीं। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब? कि लेबर कितना अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम करती है। आपके कंट्री में लेबर की डिमांड पता है क्यों नहीं है? लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं। जब तक लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगी तब तक लेबर की डिमांड ही नहीं होगी। यार आप बोल रहे हो मेरे को जॉब दो, आपको कुछ आता है? ये देखो, लेबर कहती है मुझे जॉब दो, लेबर को कुछ आता है? यार कोई भी आदमी नहीं चाहता मेरे पास गलत लेबर आए, मेरा प्रोडक्शन गलत करे, वेस्टेज करे, कॉस्ट बढ़ाए, कौन चाहता है? तो लेबर को प्रोडक्टिव बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैला सकती है इस चीज के लिए। तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? प्रोडक्टिविटी से। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा फर्म को प्रॉफिट होंगे, इसलिए बोलते हैं कि फर्म डिमांड किसको करेगी? प्रोडक्टिव लेबर को। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ लेबर की, तभी तो डिमांड बढ़ेगी लेबर की, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी लोग। समझ में आया बेटा? प्रोडक्शन भी बढ़ाओ और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? मतलब इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कि एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, इनको बढ़ाओ। अभी हमने बोला मशीन बढ़ाओगे तो लेबर को जॉब कैसे मिलेगी? मेरी बात समझना, मशीन को बढ़ाओ, कैपिटल फॉर्मेशन करो, लेकिन आप ऐसा मत करो कि अनइक्वली बढ़ाओ। शहर के अंदर आप बढ़ाए जा रहे हो, गांव में कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए। व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? कि आपकी जो आउटपुट तैयार होती है उसको बनाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी आउटपुट बढ़ाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है, वो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। वो कैसा होना चाहिए? वो लो होना चाहिए। कैपिटल कम लगे, आउटपुट ज्यादा है। आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा, मतलब कैपिटल ज्यादा लगा रहे, आउटपुट कम आ रही है, तो फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने। कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा तब है जब आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो, कैपिटल आपकी कम लगे, आउटपुट आपकी ज्यादा है। समझ में आ रही है आपको बात? कह रहा है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्रीज को खोलना चाहिए, कहने का मतलब ये। और इन्वेस्टमेंट वहां करनी चाहिए जहां पे इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल हाई हो, जहां लोगों को जॉब चाहिए हो बहुत ज्यादा, जहां बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो मेरे को इंप्लॉयमेंट मिले, मैं काम करना चाहता हूं, वहां इंडस्ट्रीज खोलो। नोटेबली कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी केप्ट लो, और वहां पे जब इंडस्ट्री खोलोगे तो कैपिटल आउटपुट रेशियो लो रखोगे, कैपिटल कम लगाओगे, आउटपुट ज्यादा आनी चाहिए, लेबर का यूज भी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई, अगर कैपिटल ज्यादा लगा दोगे और वैसे आउटपुट आपकी कम आएगी और लेबर का यूज भी नहीं हो, तो फायदा क्या हुआ इंडस्ट्री? तो कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी केप्ट लो। Therefore, it is essential that with increase in rate of capital formation, there should be decrease in capital output ratio. अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो तो ध्यान रखो कि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रहे,
कैपिटल आपकी जो है वो कम लगे, आउटपुट आपकी ज्यादा है, पैसे बच जाएं कंट्री के पास और इंडस्ट्रीज खुलती। ये पॉइंट है, तो ये ध्यान रखो, पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। उसके बाद चौथा सॉल्यूशन हमारे पास है हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव और शहर में जो अपना काम खोलना चाहते हैं पर खोल नहीं पाते। क्यों नहीं खोल पाते? शायद उनके पास फंड की शॉर्टेज है, क्रेडिट नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर पैसा है तो फैसिलिटीज नहीं है। फार्मर की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, चलो पैसे कहीं से आ गए, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, सीड्स लेता है, मेन्योर लेता है, केमिकल लेता है, इंसेक्टिसाइड लेता है, सब्सिडी नहीं मिल पाती, महंगे मिलते, खरीद नहीं पाता पैकेज। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हेल्प करनी। इसकी जो लोग अपना काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, प्रॉब्लम देखो उनकी क्या है, फिर उनको सॉल्यूशन दो, वो काम तो करेंगे, एटलीस्ट एटलीस्ट वो तो काम कर सकें जो करना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो अराउंड 46.6% पॉपुलेशन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर, और मोस्ट ऑफ देम तो कहां काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में फार्मर कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है ना ज्यादातर। बिसाइड्स दे आर आल्सो एंगेज इन ट्रेड, कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री में मैंने बोला कि स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्रीज है वो खुल नहीं पा रही, ज्यादा से ज्यादा कम होती जा रही है। क्यों? उनको हेल्प नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला काम हो गया, तो गवर्नमेंट को इन सब कामों के लिए जिनमें सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बिजनेस होता है उनमें हेल्प करनी चाहिए। फार्मर की मदद कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? यार उनको इरिगेशन फैसिलिटी ला के दो, बेटर सीड्स सब्सिडी रेट पे दो उनको, ठीक है, मेन्योर हो गया, या हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, क्रेडिट यानी कि लोन, पैसा चाहिए तो उनको दो। तो इन एडिशन टू दिस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन अर्बन एरियाज, अब अर्बन में एग्रीकल्चर तो नहीं होता, वहां पे गवर्नमेंट को शॉप खोलने के लिए, कोई बंदा शॉप खोलना चाहता है, कोई और फैक्ट्री लगाना चाहता है छोटी सी, तो उसको गवर्नमेंट क्या दे? क्रेडिट फैसिलिटीज दे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे सब्सिडी रेट पे, टेक्निकल ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करे ताकि वो काम कर पाए। ये सारे काम गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, तब जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ऐसा नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप कर लेगा, वो नहीं कर पाता, उसको सपोर्ट चाहिए। आम आदमी को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। अगर गवर्नमेंट से भी आशा छूट जाती है फिर बंदा काम नहीं कर पाता। तो ये सपोर्ट वाली चीजें गवर्नमेंट को करेंगे, गवर्नमेंट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग अनएम्प्लॉयड कम हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है बेटा? अब हमने पढ़ा था डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, उसको ठीक करो। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बेटा एजुकेशनल रिफॉर्म्स लॉन्च करो। रिफॉर्म्स क्या होता है? कि कुछ ऐसे मेजर्स लॉन्च किए जाएं, शुरू किए जाएं, जिससे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाए। तो अभी आज हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, पॉलिसी नई नई आ रही है, पर कितनी इंप्लीमेंट हो रही है वो देखना चाहिए, वो नहीं है। तो एजुकेशनल रिफॉर्म में क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको डिग्री ओरिएंटेड के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड बनना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है? डिग्री मिल जाती है, जॉब नहीं होती, हाथ में बच्चा ढूंढता रहता है, जॉब मिल नहीं पाती। तो जॉब ओरिएंटेड बनाओ। स्कूल कॉलेज में वोकेशनल कोर्सेज चलाओ। ये रिफॉर्म्स हैं, इससे ही बात बनेगी। अब समझते हैं। देयर इज अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इन द कंट्री। ओनली सच स्टूडेंट्स, ये अच्छी लाइन है, ओनली सच स्टूडेंट्स be admitted to colleges, universities who intend to pursue their studies with the some goals, objective। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत जील होती है, पर एडमिशन नहीं मिल पाता, उनको एडमिशन देना चाहिए। ठीक है? उनको वोकेशनल कोर्स भी सिखाने चाहिए। एजुकेटेड पर्सन मस्ट इनक्यूलेट द स्पिरिट ऑफ सर्विंग इन विलेजेस इन द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स। बच्चे ऐसे हों, एजुकेटेड लोग ऐसे हों जो ये चाहते हो कि मैं गांव में जाके पढ़ाऊंगा, मैं गांव में जाके क्लिनिक खोलूं। क्वालिफाइड इंजीनियर्स आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट द ओन बिजनेस। जो इंजीनियर बन चुके हैं उनके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो खुद का बिजनेस खोल पाए। तो ये चीजें गवर्नमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। समझ में आ गई आपको बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कंट्री में टेक्निक कैसे यूज हो रही है, आपको वो देखना है, जो आपकी कंट्री को सूट करती है। जो आपकी कंट्री की नीड है वो क्या है? इंप्लॉयमेंट जनरेट करना आपकी कंट्री की नीड है। तो कौन सी टेक्निक सूट करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक सूट करती है। भाई इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो लेबर का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, कैपिटल का कम। उल्टा होता है हमारे देश में, सीआईटी यूज कर लेते हैं, मशीन मशीन मशीन, भाई लेबर कहां जाएगी? तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन
ऐसी हो जो सूट करे आपकी कंट्री के नीड को। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, उससे लोगों को जॉब मिलेगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी। तो ये सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। समझना, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, मिलके इंडस्ट्री खोलना। कौन खोलेगा? मिलके। केरला में एक ये ऐसा स्टार्टअप टाइप हम बोलते हैं कि ऐसा एक कैंपेन शुरू हुआ, हम बोल सकते हैं कि ऐसा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वो क्या लिया कि वहां पे क्या था बेटा कि 600 लोग को एम्प्लॉयमेंट देनी थी, ऐसा ऑब्जेक्टिव था। और एक टेक्सटाइल मिल खोलना चाहते थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो हुआ क्या कि कैपिटल की शॉर्टेज थी। अब क्या हुआ कि एक प्रेज वर्दी स्टेप लिया गया। क्या लिया गया कि जो भी लोग अनएम्प्लॉयड थे उन सबसे 500-500 रुपए इकट्ठे किए, कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने अपने आप, और 500-500 रुपए कंट्रीब्यूट करके उसके बाद जो पैसा जरूरी था और भी चाहिए था वो गवर्नमेंट ने दे दिया। तो मिलके एक इंडस्ट्री खुल गई। तो ऐसा एक इनिशिएटिव स्टेप कोई भी ले सकता है। तो पढ़ते हैं पॉइंट को। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज should be encouraged as far as possible. The government of Kerala setting up textile mill offering 600 लोगों को employment देनी है on cooperative basis. एक pre-worthy step है. In this venture, every unemployed person contributed 500 रुपए while the rest of capital was provided by the government. Such initiative must be encouraged. अच्छी बात है ये। उसके बाद एक पॉइंट और है दोस्तों, इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स। जब प्लानिंग होती है, 5-5 साल के प्लान बनते हैं, उसमें इंपॉर्टेंस दी जाए किसको? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को। जैसे कि अगर हम कंट्री में देखें तो डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। कोई रोड बनना, ब्रिज बनना, फ्लाईओवर बनना, अंडरपासेस बनना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम टू टाइम हमेशा चलते रहे, ताकि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती रहे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो डेवलपमेंट भी हो जाएगी कंट्री की और जॉब भी मिल जाएगी। तो बोल रहे हैं कि द प्रोग्राम्स दैट कैन बेस्ट सर्व दीज आर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स, सॉइल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये सब गवर्नमेंट अगर करेगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम याद दिलाता हूं आपको, MGNREG। हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 डेज तक एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे। तो क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कुछ समय के लिए ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला सकती है, लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो परमानेंट बेसिस पे भी अगर हम करें इन चीजों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा कंट्री में। बट एक बात और सुनना बच्चों, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी और प्रोग्राम है आज की डेट में जो फोकस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है। क्योंकि गरीब है कोई, मैं बोलूंगा किसी के पास काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी बहुत बढ़ती है। तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर सेम थिंग, हम मान के चलो। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट to eradicate poverty are largely focusing on providing employment to poor section of society. हमने जब पॉवर्टी चैप्टर किया था वहां बहुत सारी योजनाएं थी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रूरल रोजगार योजना, हम बोलते हैं MGNREG। बहुत सारी योजना वहां पर थी। स्वर्ण जयंती भी पढ़ी है आपने, शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये सारी योजनाएं जो थी, ये सब योजनाएं एज इट इज अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन भी हैं। कि जो योजना पॉवर्टी के लिए शुरू की गई है वहां काम दे रही है गवर्नमेंट, ताकि गरीबी खत्म हो जाए। और काम दे रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के रीजंस भी सेम है जो पॉवर्टी इरेडिकेट करने के प्रोग्राम्स योजना थे। तो वही योजना सेम आप इस चैप्टर में सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट करने के लिए लॉन्च करती है, तो सेम योजना एज इन पॉवर्टी चैप्टर आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स। वो लिखा है साफ साफ यहाँ पे, आप इसे ध्यान से करिएगा पॉवर्टी चैप्टर में से। We have already discussed the programs in policy and poverty. You are advised to refer to that chapter for understanding the various steps taken by government to generate employment.
सेम स्टेप आप वहां से करेंगे, सेम योजना वहां से करेंगे, टॉपिक यहां से बन सकता है। उसके बाद अब है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं नए नए, पैसे फंडिंग जो है वो दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने भी शुरू किया स्किल इंडिया, या हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। तो भारत में बनाओ का मतलब क्या है कि यहां प्रोडक्शन होगा तो यहीं जॉब मिलेगी इंडियंस को। तो ऐसे मिशन, ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे कुछ कैंपेन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की जा सकती है। खत्म तो नहीं बोलूंगा, पर कम की जा सकती है। So there are some recently launched campaigns by Government of India to generate opportunities of employment. These campaigns are yet to actualize into the models of growth and development. However, one can hope that once these schemes become operational, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, जब पूरी तरह से होने लगेगा ये, तो बहुत सारे लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। The Indian economy would generate abundant of opportunities of employment, particularly those through self-employment. तो गवर्नमेंट को ये सब चीजें टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए। अब जो स्टार्टअप शुरू करेगा, या हम बोलते हैं कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके कुछ बनाना शुरू करेगा, तो गवर्नमेंट को वहां सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी तो बहुत चीजें अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर इंटरेस्टिंग था, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया बेटा। बस एक चीज ध्यान रखना कि योजनास वाला टॉपिक छोड़ना मत, पॉवर्टी में से इसको करना जरूर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इनमें जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लगभग 12-15 क्वेश्चन जो भी हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमने टॉपिक अभी किया है और वैसे का वैसे सॉल्यूशन या सेम टू सेम लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि वुमेन इन रूरल एरियाज रेडी टू वर्क इवन एट लो वेजेस व्हाई? गांव के अंदर जो वुमेन्स होती हैं वो कम वेज पे भी क्यों काम करना शुरू करती है? क्योंकि उनको पॉवर्टी, वो गरीबी में है, अपनी फैमिली इनकम सप्लीमेंट करना चाहती है। पढ़ा था हमने एक क्वेश्चन, तो वही चीज यहाँ पे आप वापस से लिखेंगे। उसके बाद एक और चीज भी है ना कि वुमेन अर्बन में जा नहीं सकती, अलाउड नहीं है, माइग्रेशन नहीं हो सकता, तो गांव में काम करती है कम पैसे में। सेम रीजन यहाँ पे लिखे हैं, हम टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्टबॉर्न इन नेचर, यानी परमानेंट इन नेचर है, कभी खत्म ही नहीं होती। वाइल इन डेवलप कंट्री वो साइक्लिकल है, वहां खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। सबसे पहली चीज यार, डेवलप कंट्री के अंदर कोई, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा पॉवर्टी नहीं है। वहां पे क्या है कि बिजनेस साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये सब आता है ना। जब रिसेशन आता है या डिप्रेशन आता है, तब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, लोगों की जॉब चली जाएगी। तो वहां पे जब रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा, तब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मार्केट मंदी पे चल रही है, प्रोडक्शन तो कम होगा ही, तब अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन इंडिया में परमानेंट इन नेचर है, कुछ भी हो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है, उसे हमें खत्म करना है। तो ये समझाना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, सिंपल है, अब समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, अ मॉडेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया only pointed modest achievement in the area of growth and development. Do you agree? इंपॉर्टेंट है समझना क्वेश्चन कि हमारी कंट्री में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। हम प्राइमरी से शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, धीरे धीरे इंडस्ट्री से टर्चरी पे हो रहे हैं, बट ये सिर्फ एक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। क्या ऐसा है? सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे बिटवीन द ईयर्स 1950 टू 2015-16 की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था पहले एग्रीकल्चर पे, लगभग 72% पॉपुलेशन डिपेंड थी। आज मैं बोलता हूँ 47, 48, 49% पॉपुलेशन डिपेंड है। तो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर से कम होकर कहाँ शिफ्ट हो गया? ऑब्वियस इंडस्ट्री में शिफ्ट होना चाहिए, टर्चरी में शिफ्ट होना चाहिए। कह रहे दिस इज नोटेबल शिफ्ट बट नॉट सिग्निफिकेंट शिफ्ट, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, इससे भी कम लोग हो जाने चाहिए एग्रीकल्चर, जो शिफ्ट हो जाए इंडस्ट्री पे, अभी बहुत कम हुआ है। तो कह रहे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो दिस कैन बी टर्म्ड एज मॉडेस्ट शिफ्ट, इन नो वे डज इट डिमोलिश द सुप्रीमेसी ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। दिस आल्सो पॉइंट आउट दैट secondary and tertiary sector have failed to generate employment opportunity because of their deficient growth and development.
इंडियन इकोनॉमी इज येट टू टेक ऑफ एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अब्सॉर्बिंग बल्क ऑफ लेबर फोर्स। इतने सारे लोग एग्रीकल्चर से कम हो गए तो उन्हें शिफ्ट होना चाहिए था। मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर से उनका शेयर कम हो गया तो अब कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस इंडस्ट्री में या सर्विस में। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पा रहा। जो लोग वहां से कम हुए हैं उन्हें यहाँ शिफ्ट करना चाहिए ना, वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा उनको, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुल नहीं पाती। तो अभी और जरूरत है इनको और डेवलप होने की। किसको? इंडस्ट्रीज, ताकि लेबर फोर्स अब्सॉर्ब हो जाए, उनको काम मिल जाए। अभी इतना नहीं हुआ, हम ये बोल सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि देयर आर सेवरल एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज वेयर देयर आर मोर वर्कर इन द फैमिली बट ग्रॉस इनकम ऑफ फैमिली इज लो। कैसे यार? इतने सारे लोग हैं फैमिली में और सारे काम करते हैं, फिर भी इनकम लो है। बताया था ना आपको चैप्टर में कि गांव की बात हो रही है सबसे पहली बात, और गांव के अंदर एक ऑक्यूपेशन मेन क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर ऐसी चीज है जहां पे सभी लोग काम करते हैं, लेकिन दिखता नहीं है कि अनएम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, पूरी फैमिली वहां काम करती है, और उसकी जो प्रोडक्टिव इनकम है एग्रीकल्चर से वो बहुत कम है। लोग काम ज्यादा करते हैं लेकिन इनकम कम जनरेट कर पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा वहां पर है। समझना आंसर को। कह रहे कि ये गांव में होता है। मोस्ट वर्किंग जो मेंबर्स हैं फैमिली के अनस्किल्ड हैं, जो वर्किंग इन द फील्ड एंड फार्म्स ऑफ अदर्स ओइंग टू लैक ऑफ स्किल। These workers are often paid low wages. It is low wage that compel most members of family to engage themselves in some kind of work so that they can cope with other subsistence needs. Working at the subsistence wage rate, gross income of family remains relatively low. यार उनको पढ़ा लिखा, वो पढ़े लिखे वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वुमेन हो चाहे मैन हो, तो उनको जहां भी काम मिल जाए कम पैसों में वो कर लेते हैं इनकम को बढ़ाने के। इसलिए हम बोलते हैं कि गांव के अंदर तो सारे वर्कर काम करते हैं फिर भी इनकम लो है। क्यों? क्योंकि वहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, उनको इनकम बढ़ानी है, एजुकेटेड हुए हैं, इसलिए जहां काम मिल जाए वो कर लेते हैं लो वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इवैल्यूएट स्टार्टअप इन इंडिया एज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग चल रहा है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कह सकते हो कि स्टार्टअप एक अच्छा सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की? सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज बोलता है कि स्टार्टअप आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं स्टार्टिंग से। स्टार्टअप, उसके लिए फंडिंग मेरे पास नहीं है तो मैं सपोर्ट लेता हूं किसी का और बिजनेस शुरू कर। और ज्यादातर ये सोल प्रोप्राइटर करते हैं, मतलब शुरू से जो दो चार लोग या एक लोग मिलके, या अकेला बंदा भी कर सकता है इसको। तो वो क्या है? वो एक तरह से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो काम तो कर ही रहा है। क्या होगा उससे? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है क्या? देखो, स्टार्टअप्स आर नॉट सिंपली न्यू वेंचर बट आर टू बी एडेड विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। देखो, लिखा है साफ साफ कि स्टार्टअप जो है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अकॉर्डिंगली these are expected to encourage use of latent resources, and when latent resources are used employment opportunities are bound to rise. Briefly, startups are expected to generate employment opportunities to the user latent। latent resource का मतलब क्या होता है बेटा? साफ लिखा है यहाँ पे कि आपकी इंटरप्रेन्योरियल स्किल और आपकी छोटी छोटी सेविंग जो आपके पास पड़ी हुई है उनका यूज करके आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी तो और अच्छा हो जाएगा, तो उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है। सही सॉल्यूशन। तो हाँ, एक्सपेक्टेड है कि स्टार्टअप कुछ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। कमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन is related to employment to women comment. It is since ages women have suffered gender discrimination. आज तक यही होता है कि मेल, यानी कि जो मेल पर्सन है वो बहुत ज्यादा आगे होता है, फीमेल पीछे होती है। ऐसा आजकल होता है, फीमेल को फैसिलिटी सारी नहीं मिलती हैं या रेस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है, मेल को नहीं रहना पड़ता है। ऐसा अब तक होता है। कह रहे मेन हैव बीन गेटिंग प्रायोरिटी इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया, मैरिज हो गया, हर चीज में डिसीजन मेकिंग में उसकी राय ली जाती है मेल पर्सन की। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्स एट अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। आजकल बात होती है हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की, कि वुमेन को भी बराबर रखो इसके, मेन के। उससे क्या होगा? ऑफ ऑल द मेजर्स related to empowerment of women,
employment of women is central significance. Employment makes women economically independent. अगर women empowerment होगी तो restrictions नहीं होगी women पे, बराबरी पे रखा जाएगा, तो फीमेल्स भी काम करेंगी और वो काम करेंगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है, ऐसा करना चाहिए। तो वंस द वुमेन आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स, they can always strive for gender equality. It is therefore required that participation of women is raised, particularly in secondary sector and tertiary sector of the economy. ये चीज अभी जरूरत है करने की। तो बोल रहे हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। अगर वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, तो जॉब भी मिलेगी, काम भी कर पाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी और अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। ये जरूरत है करने की और करना भी चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, there is mismatch between GDP growth and employment growth. Do you agree? मैं तो एग्री हूं इस चीज से बेटा कि जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में बहुत मिसमैच है। जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है पता है आपको? एक टॉपिक था जॉबलेस ग्रोथ। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आप ग्रो कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं मिसमैच है। जॉबलेस ग्रोथ हो रही है कंट्री के अंदर, साफ लिखा है यहाँ पे, जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया happens to be faster than employment growth. In other words, even when production activity is expanding, but job opportunity नहीं बढ़ रही है. This is the situation of jobless growth. आया समझ कि ग्रोथ हो रही है लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है। आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो वरना कोई मीनिंग नहीं है इस ग्रोथ का। इस पॉइंट में आपको ये समझाना है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मेरे को अच्छे लग रहे हैं, आप ध्यान से करना है क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है जीडीपी इन इंडिया is growing nearly at 7%, but unemployment stays to be a serious issue. How do you reconcile these facts? ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जीडीपी बढ़ रहा है, उसका रेट भी कम है, बट अनएम्प्लॉयमेंट आज भी सीरियस इशू है क्योंकि लोग, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रेट से बढ़ रही है कि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं। सबसे पहला कारण तो आप ये दोगे कि पॉपुलेशन राइजिंग एट अ फास्टर रेट और वुमेन इन इंडिया आर नो लॉन्गर the victim of social taboos like not moving outside their homes for employment. This further adds to supply of labor force. आजकल तो वुमेन भी बाहर जाती हैं, जाने लगी हैं, उससे लेबर फोर्स और बढ़ गई है, पर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी नहीं है। तो स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, हम जहां पर यूज करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हम यूज कर रहे हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव, वो यूज मत करो। इन तीनों पॉइंट्स को अगर ध्यान देंगे, पॉपुलेशन कम रेट से बढ़े, वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी जॉब की क्रिएट करें और हम अपने यूज करें टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव, ये सारे काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म या कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत गैप आ रहा है। ये क्वेश्चन सेम है एज लाइक जॉबलेस ग्रोथ वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह, तो उसको सेम एज इट इज वैसे ही करना है। नेक्स्ट बेटा, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कैजुअलाइजेशन। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हम कर चुके हैं। कैजुअलाइजेशन क्या होता है? कैजुअल लेबर का लगातार बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स सेम थिंग है क्या? हम बोलेंगे नहीं। लेबर फोर्स वो है जो काम करने के लिए विलिंग है बट नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। वर्क फोर्स वो है जो एक्चुअल में काम कर रही है, फर्क होता है दोनों में। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिमिलर है? बोलेंगे नहीं, रिफ्यूट करते हैं स्टेटमेंट। भाई डिसगाइज तो वो होती है जहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, रिक्वायर्ड जितने लोग हैं उससे भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, अगर कुछ को निकाल भी दिया जाए तो आउटपुट फर्क नहीं पड़ता। वो एग्रीकल्चर में होती है, गांव के अंदर होती है, छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं इसको। लेकिन ओपन क्या है कि लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग है, एबल है, लेकिन काम मिल नहीं रहा, वो ओपन एम्प्लॉयमेंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, इसको हम रिफ्यूट करते हैं। ध्यान से पढ़ना। तो ये जो क्वेश्चंस थे लगभग मैंने आपको समझा दिए। इन शॉर्ट मैंने आपको ब्रीफ में समझाया बेटा, मैंने कोई डाउट नहीं लिया, अभी चैप्टर में करा रहा था, चैप्टर करते करते आप क्वेश्चन समझा, इसको आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके करना है। उसके बाद डाउट आएंगे फिर से डाउट ले लूंगा, लेकिन क्वेश्चन खुद से करोगे तो ही आएंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में करा दूंगा तो आप फिर खुद से नहीं पढ़ेंगे, फिर दिमाग में बैठेंगी नहीं चीजें। तो इन क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। 13 क्वेश्चन है, इन 13 क्वेश्चन को खुद से सेल्फ स्टडी करके करना है,
पे डाउट्स आएंगे जरूर लूंगा, डीप में पढ़ो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ। चैप्टर आसान है, समझने वाला चैप्टर है। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।